डीए न्यूज प्लस के खास कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उन बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे जो लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। इसमें पहली जो बड़ी खबर है वह है बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी के भाषण की, जिसमें उन्होंने सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला। दरअसल संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी ने की। राहुल ने कहा कि बेरोजगारी की समस्या न तो कांग्रेस की यूपीए सरकार सुलझा पाई, न ही मोदी की एनडीए सरकार। उन्होंने आगे कहा, मैंने राष्ट्रपति का भाषण सुना और मुझे लगा कि वह वही पुराने वादे, पुरानी बातें दोहरा रही हैं। हमने ये किया, हमने वो किया। मैं संसद में बैठकर यह सब सुन रहा था और मुझे लगा कि मुझे इस पर कुछ कहना चाहिए। आज मैं यह बता दूं कि उनके भाषण में क्या बदलाव हो सकता है। जी हां, उनके राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के भाषण को सुनने के बाद इन सब पर मंथन किया और उन्होंने कहा कि उनके भाषण को लेकर मैंने पूरा सोचा और मैं समझ सकता हूं कि इसमें क्या बदलाव हो सकता था और उसको लेकर मेरे मन में जो विचार हैं उन्होंने प्रकट किए और कहा कि देश का भविष्य हमारे युवाओं के हाथों में है और जो भी काम हो वह उनके लिए होना चाहिए। आज इन्हीं मुद्दों पर हम यहाँ पर आपके सामने डीए न्यूज प्लेटफॉर्म पर इस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र में प्रयागराज में हुए महाकुंभ की भगदड़ पर हंगामा हुआ। सबसे पहले इस हंगामे के बीच विपक्ष ने सीधे सीधे सदन से यह सवाल पूछा, आसंदी से यह सवाल पूछा कि यहाँ पर लोगों के जो मरने के आंकड़े हैं उसको सरकार स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है। विपक्ष ने कहा कि भगदड़ में 30 लोगों की मौतों पर सरकार चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं दे रही है। लोकसभा में कुंभ पर जवाब दो के नारे गूंजने लगे और विपक्षी सांसद वेल में आकर विरोध करने लगे। खास तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा, मृतकों की सही संख्या की घोषणा की मांग की। भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने कहा, जांच चल रही है और हमें इसमें साजिश की आशंका है। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसे सजा अवश्य मिलेगी। वही विपक्ष ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार मृतकों की असली संख्या छिपा रही है। इस मुद्दे पर विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां सदन से वॉकआउट कर गई, लेकिन करीब 1 घंटे के बाद वे वापस लौट आईं और यहां पर सदन में दोबारा से बहस शुरू हुई। राहुल गांधी ने समाज में हिंसा और घृणा पर भी अपनी चिंता जताई। जी हां, जब दोबारा बहस शुरू हुई तो राहुल गांधी, जिन्हें आज मौका मिला था इस पर अपनी बात रखने का अभिभाषण पर, तो उन्होंने कहा कि समाज और हिंसा में जो घृणा फैल रही है उस पर उन्होंने चिंता जताई। समाज में हिंसा और घृणा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे देश का विनाश हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, पिछले सत्र में मैंने शिवजी की एक तस्वीर दिखाई थी जो हमें सिखाती है कि हमें हमेशा फोकस रहना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। आपने सरदार पटेल, अंबेडकर के बारे में बात की लेकिन उनके मूल्यों को नष्ट किया। जी हाँ, उन्होंने विपक्ष से सीधे सीधे कहा कि आपने सरदार पटेल और अंबेडकर के बारे में बात की लेकिन आप ही ने उनके मूल्यों को नष्ट कर दिया। आप बुद्ध के सामने सिर झुका सकते हैं लेकिन उनके सिद्धांतों को ठुकरा दिया। वही राहुल ने मेक इन इंडिया के बारे में बताते हुए भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बढ़ावा दिया लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जीडीपी में 15.30% से घटकर 12.6 पर आ गया। यह 60 साल में मैन्युफैक्चरिंग का सबसे कम हिस्सा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने कहा, हमारे आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी हो गई है। बेरोजगारी हमेशा एक समस्या रही है और हम इसे सुलझाने में सक्षम नहीं हो पाए।
न यूपीए की सरकार ने और न ही एनडीए की सरकार ने इस पर जीत हासिल कर पाई। राहुल गांधी के भाषण को लेकर आज पूरे सदन के साथ मीडिया में जबरदस्त चर्चा रही, क्योंकि उन्होंने जहां एक ओर वर्तमान सरकार को घेरा है बेरोजगारी को लेकर, वही उन्होंने अपनी यूपीए सरकार को भी इस मामले में कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि इस मामले में ना तो यूपीए सरकार और ना वर्तमान सरकार इस पर कोई सफलतापूर्वक कोई कारगर तरीके से इस पर काम कर पाई, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या आज भी देश में सबसे बड़ी है। उन्होंने देश के युवाओं को भविष्य पर चिंता जताते हुए कहा कि इस पर बहुत ही ठोस रूप से काम करना होगा। राहुल गांधी का भाषण आज बिल्कुल हर नौजवान के दिमाग में है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने आप की सरकार को भी कोसा है और वर्तमान सरकार को भी कोसा है, उससे यह तो स्पष्ट है कि ये जो सुचिता की राजनीति है, जिसमें आप अपने आप को भी कटघरे में खड़ा करते हैं और सामने वाले को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, यह एक आने वाले भविष्य में राजनीति के लिए एक अच्छा संकेत है। अगली जो बड़ी खबर है वो भाजपा की घोषणा पत्र से जुड़ी हुई है। जी हां, हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। इसके लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र आज जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र का नाम अटल विश्वास पत्र रखा गया है। भाजपा के कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल की मौजूदगी में इस घोषणा पत्र को जारी किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित घोषणा पत्र के बारे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बताया कि यह घोषणा पत्र पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती और अटल निर्माण वर्ष के मौके पर उनके योगदान को सम्मानित करते हुए समर्पित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह घोषणा पत्र जनता की उम्मीदों और पार्टी के सेवा भाव का प्रतीक है। बता दें कि जनता के सुझावों से तैयार इस घोषणा पत्र के लिए भाजपा ने प्रदेश भर में सुझाव संग्रहण अभियान चलाया था। इसमें जनता से उनके सुझाव और अपेक्षाएं मांगी गईं और हजारों सुझाव आए, जिनमें से अहम सुझावों को घोषणा पत्र में शामिल किया गया। नगरीय विकास और जन कल्याण पर फोकस इस घोषणा पत्र में नगरीय विकास, स्वच्छता, जल पूर्ति, सड़क निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर खास ध्यान दिया गया। भाजपा ने वादा किया है कि अगर पार्टी को जनादेश मिलता है तो वह इन क्षेत्रों में तेजी से काम करेगी। चलिए अब जानते हैं घोषणा पत्र की मुख्य बातों को। तो आपको बता दें कि घोषणा पत्र के जो अहम बात है, हम आपको सिलसिलेवार एक के बाद एक बता रहे हैं। नजूल भूमि स्वामित्व कानून और पीएम आवास शहरी योजनाओं को लेकर भाजपा ने घोषणा की है। भाजपा नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएगी और रुकी हुई पीएम आवास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करेगी। अगली जो महत्वपूर्ण घोषणा है वह नगरीय सेवाओं को लेकर है। इनमें सुधार को लेकर है, जैसे सिकल सेल एनीमिया मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए संकल्प दोहराया गया है। स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए माई सिटी ऐप के जरिए नगर निगम की सेवाओं को डिजिटल बनाने की भी बात कही गई है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वह जल आपूर्ति और स्वच्छता के लेकर है। नल से जल योजना को मजबूत करने की बात कही गई है और शहरी क्षेत्रों में कचरा संग्रहण को स्मार्ट तरीके से मॉनिटरिंग किया जाएगा। इसकी बात भी घोषणा पत्र में प्रमुखता से उठाई गई है। अब बात महिलाओं के लिए भी है। घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं पर ध्यान दिया गया है, जिसमें महिलाओं और छात्राओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसी बात कही गई है। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण और मुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो महिलाओं के लिए भी स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण बातें और अन्य प्रशिक्षण जैसी बातों पर भी जोर देने की बात घोषणा पत्र में की गई है। रोजगार और शिक्षा के बारे में भी इस घोषणा पत्र में ध्यान रखा गया है। रोजगार और शिक्षा को लेकर नालंदा परिसर पर आधारित सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू किए जाने की बात कही गई है और यहाँ पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा सुनिश्चित करने की घोषणा की जाएगी, ऐसी घोषणा पत्र में बात की गई है। अब बात करें स्ट्रीट वेंडर्स की और व्यापारिक केंद्रों की विकास की, तो इसके लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को 3 लाख तक की सहायता मिलेगी। न्याय संगत कर प्रणाली पर भी बात की गई है। जी हां, बिना जुर्माना लगाए पुराने संपत्ति कर के लिए एक मुश्त निपटान की सुविधा दी जाएगी। साथ ही भाजपा ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कुशासन और भ्रष्टाचार कांग्रेस का इतिहास है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और कुशासन से उनका इतिहास जुड़ा रहा है। जब भी कांग्रेस ने सत्ता पाई, उन्होंने राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग किया और जनता के पैसों की लूट मचाई। नगर पालिकाओं का उपयोग कांग्रेस ने सिर्फ वसूली तंत्र के तौर पर किया। जनता का विश्वास, हमारा विजन, अब छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के विजन को समझ चुकी है और कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। भाजपा का यह घोषणा पत्र जनता की जरूरतों और सुझावों पर आधारित है। इस बार जनता का फैसला साफ होगा। जी हां, किरण सिंहदेव ने बिल्कुल कहा है कि जो घोषणा पत्र है वह जनता के जरूरतों और सुझावों के बाद बनाया गया है और जनता का फैसला इस बार साफ है। वह जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने भी कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जी हां, हम आपको बता दें कि भाजपा का घोषणा पत्र जारी होने के साथ ही ऐसी समाचार छनकर सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस भी कल अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इसको लेकर कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें भाजपा के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि जब जनता का विश्वास उठ चुका है, तब भाजपा अटल विश्वास पत्र जारी कर रही है। भाजपा को पता है कि जनता मोदी के नाम से वोट नहीं देगी। कांग्रेस ने विश्वास पत्र को लेकर क्या कुछ कहा है, यह भी हम आपको सुनाते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि भाजपा ने जैसे अपने घोषणा पत्र का नाम अटल विश्वास पत्र रखा है, उस पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा है कि जनता मोदी के नाम से वोट नहीं देगी, इसीलिए अब इसका नाम भाजपा ने अटल विश्वास पत्र रखा है। आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा कांग्रेस ने। आज नगरीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसका नाम उन्होंने अटल विश्वास पत्र दिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसका नाम मोदी की गारंटी दिया था। मोदी की गारंटी में कुल 20 वायदे किए थे, जिसमें से 17 वायदों पर अभी कोई काम नहीं हुआ। मोदी की गारंटी फेल साबित हो गई, मोदी की विश्वसनीयता खत्म हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में डर के मारे मोदी की गारंटी का अगला अंक लाने के बजाय अटल विश्वास पत्र लेके आई। जिस प्रकार से मोदी की गारंटी झूठा जुमला पत्र साबित हुआ था, उसी प्रकार इनका नया अटल विश्वास पत्र भी एक नया जुमला पत्र है जो जनता को ठगने के लिए लाया गया है। इसमें जो वायदे किए गए वो पूरी तरीके से भ्रम फैलाने वाले हैं। मोदी की गारंटी के इन्होंने 20 में से 17 वायदे पूरे नहीं किए। उसी प्रकार जो अभी वादा किया गया है उस पर जनता भरोसा नहीं करने वाली। अगली जो बड़ी खबर है वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट को लेकर है। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अब और कमजोर हो गया है। शुरुआती कारोबार में रुपया 67 पैसे गिरकर 87.29 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे निम्न स्तर है। यह गिरावट तब आई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको और चीन पर शुल्क बढ़ाने के फैसले पर दस्तखत कर दिए। इसके बाद ट्रेड वार शुरू हो गया और खबरों ने रुपये को नीचे गिरा दिया। पहली बार रुपया डॉलर के मुकाबले 87 के पार चला गया। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 87 पर खुला, फिर 67 पैसे की गिरावट के साथ 87.29 पैसे पर पहुंच गया। शुक्रवार को रुपया 86.62 पर बंद हुआ था। डॉलर का सूचकांक भी 1.30% बढ़कर 109.77 हो गया। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड की कीमत, जी हां, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत
0.71% बढ़कर $76.21 प्रति बैरल हो गई। ट्रेड वार से बड़ी समस्या, जी हां, हम आपको बता दें इस ट्रेड वार से एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। एक्सपर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा से आने वाली चीजों पर 25% और चीन से आने वाली चीजों पर 10% शुल्क और बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका का यह कदम एक विनाशकारी व्यापार युद्ध की शुरुआत हो सकता है। जी हां, एक्सपर्ट ने इन्हें व्यापार युद्ध की विनाशकारी शुरुआत बताया है। विदेशी पूंजी की लगातार निकासी और तेल आयातकों की डॉलर के प्रति मांग से रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। रुपया क्यों गिर रहा है, अब आपको इसके बारे में बताते हैं। इसका जवाब समझाने के लिए हम आपको बता दें कि विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा की कीमतें उसकी मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। जैसे जैसे डॉलर की मांग बढ़ती है उसकी कीमत भी बढ़ेगी और यही कारण बनता है रुपये के कमजोर होने का। एफपीआई की बिकवाली और दबाव से विदेशी निवेश भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। जी हां, जब डॉलर कम मजबूत होता है तो जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत के बाजार से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे एक दबाव बनता है और रुपये पर इसका दबाव बढ़ता है। साथ ही डॉलर इंडेक्स भी मजबूत हो जाता है, जिससे रुपया कमजोर पड़ जाता है। अब आपको बताएं कि रुपया टूटने से क्या असर पड़ेगा। रुपया गिरने से सबसे बड़ा असर ये होगा कि आयात महंगा हो जाएगा। इससे विदेशी सामान की कीमतें बढ़ जाएंगी और महंगाई का दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा कच्चे तेल का आयात भी महंगा हो जाएगा। रुपये के कमजोर होने से शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव आएगा, जो अभी से दिखने लगा है। हालांकि निर्यातकों का फायदा होगा, क्योंकि उनका सामान यहाँ से विदेशी बाजारों में जब जाएगा तो वो सस्ता हो जाएगा और फिर ओवरऑल रुपया टूटना अच्छी बात नहीं है। अर्थशास्त्रियों को विकल्प का रास्ता निकालना होगा। आपको बता दें कि आज की चर्चा में बस इतना ही। कल फिर किसी विशेष मुद्दे पर जन सरोकार से जुड़ी हुई समस्या को लेकर आपसे फिर चर्चा में यही मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।